वेलकम once again you all our YouTube channel Supreme 60 Institute. Guys, हम लोग पिछली क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स को पढ़ रहे थे। आई होप कि आप पूरी तरीके से तैयार होंगे आज की क्लास के लिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में एक रिएक्शन के बारे में केवल बात किया था, एक रिएक्शन के बारे में। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है यार, कि SN1 SN2 की कंप्लीट एनालिसिस हम लोग अलग से कर चुके हैं, जो हम लोगों ने वहां पे छोड़ दिया था। फाइन। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली वहां पे देखा था। तो आई होप कि आप सब प्रेजेंट होंगे और आप सब पुराने वीडियोस को देखा होगा। फाइन। और गाइस, वहां पे हम लोगों ने एक स्पेशल केस देखा था, सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल केस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था 3 केस। मैं आपको एक बार तेजी से रिवाइंड करा देता हूं। सबसे पहले रिएक्शन हम लोगों ने क्या किया था? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन विथ KCN एंड AgCN। KCN के साथ क्या था गाइस? KCN के साथ साइनाइड बनता था, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड बनता था। दूसरा क्या था? रिएक्शन विथ Ag2O ड्राई एंड Ag2O मॉइस्ट। ड्राई के साथ क्योंकि सूखा था तो ईथर बनता था, मॉइस्ट के साथ नमी था इसीलिए अल्कोहल बनता था। तीसरा केस था रिएक्शन विथ KNO2 एंड AgNO2। KNO2 के साथ एल्किल नाइट्राइड बनता था और AgNO2 के साथ नाइट्रोएल्कीन बनता था। फाइन। तो ये सारी एनालिसिस हम लोगों ने गाइस पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहला हम लोगों ने डिस्कस किया है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी में आज हम लोग दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन नाम सुना होगा। इसके लिए मैं एक ही लाइन फिर से लिखूंगा, वही पुरानी लाइन अपनी, क्या? रेफर इन प्लेलिस्ट, रेफर टू प्लेलिस्ट। गाइस, प्लेलिस्ट में ये भी आपको मिलेगा। वहां पे प्लेलिस्ट में मैंने क्या पढ़ाया है? एलिमिनेशन की एक अलग ही सीरीज पढ़ाई हमने। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम पे एक आपको अलग ही सीरीज मिलेगी, जिस पे आपको हमने अलग अलग वीडियो पढ़ाया है। एलिमिनेशन में कौन कौन सा वीडियो? पहला आपको दिखेगा वहां पे E1 एलिमिनेशन, दूसरा मिलेगा E2 एलिमिनेशन, तीसरा मिलेगा E1 वर्सेस SN1 एंड E2 वर्सेस SN2, और चौथा मिलेगा E1CB, और लास्ट में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन। तो ये आपको इस एलिमिनेशन वाले फोल्डर में ये सारे वीडियो आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप एलिमिनेशन रिएक्शन हेडिंग डाल लीजिए और आप उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके एलिमिनेशन रिएक्शन के फोल्डर में आपको ये चारों के चारों वीडियो आपको देखने चाहिए। एटलीस्ट अगर आप देखें तो 5 देखें तो फिर वो अब तो सोने पे सुहागा है। फिर भी वही बात मैं बोलूंगा भैया कि अच्छा खासा डिस्कशन मैंने किया है एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो ये बातें मैं फिर से यहीं पे छोड़ता हूँ। सम कपल ऑफ एग्जांपल के साथ एलिमिनेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। फाइन। मैंने आपको बताया था कि जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया वैसे काफी हद तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन को रेफर कर दिया था प्लेलिस्ट में, आज एलिमिनेशन को रेफर कर दिया प्लेलिस्ट में। प्लीज गो एंड वॉच टिल द एंड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। फाइन। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम एलिमिनेशन रिएक्शन को समझते हैं कि क्या एलिमिनेशन रिएक्शन था। अगर मैं कुछ एग्जांपल में को आपसे थोड़ा सा याद दिलाऊं कि मैंने बोला था कि कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, मैंने बोला कि अल्कोहलिक KOH के साथ कराया गया या इसकी जगह पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए। फाइन। तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन करता था। अल्फा बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है? जिस पे लिविंग ग्रुप लगा हो वो अल्फा होता था और बाकी उसके रिस्पेक्ट में जो भी आजू बाजू वाले कार्बन होते थे वो बीटा होते थे। फाइन। सपोज दैट अगर मैं आपसे बोलूं कि इस केस में
ये बीटा के पास जो H है ये बीटा H है, इसके पास जो H है ये बीटा H है, और आपके पास जो लीविंग ग्रुप है वो X है। फाइन। अगर ये H यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो उसके केस में ये एल्कीन हम लोगों ने कुछ इस तरह से बनाया था। फाइन, एक एल्कीन ये बनाया था। फाइन, इसी का ट्रांस अगर बन गया तो सिस भी बन जाएगा, और फाइनली अगर यहाँ से H निकाला यहाँ से तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो ये आपको जो नजर आया वो क्या है, सैटजेफ प्रोडक्ट है। सैटजेफ, या इसे जेटिप्स भी पढ़े, जेटिप्स भी पढ़ सकते हैं। सैटजेफ साइंटिस्ट, इनका नाम अलेक्जेंडर सैटजेफ था, इनका रशियन एक केमिस्ट थे, उनका नाम सैटजेफ था। उनका जर्मन ट्रांसलेटर में जेटिप्स पढ़ा गया, समझ में आया, जेटिप्स उनका पढ़ा गया जर्मन ट्रांसलेटर में। तो ये सैटजेफ प्रोडक्ट हो गया, सैटजेफ प्रोडक्ट और ये क्या हो गया, ये हॉफमैन हो गया। अब ये सारी बातें जो ये अजीब अजीब नाम लग रहे हैं, जिसको भी अजीब लग रहा है उसको वहीं पे जाके समझ में आएगा प्लेलिस्ट में, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, क्योंकि हर नाम के साथ एक कहानी है, हर नाम के साथ एक कहानी है। सैटजेफ के साथ भी एक स्टोरी है, हॉफमैन के साथ भी एक स्टोरी है, और अगर स्टोरी का रहस्य आपको जानना है तो यू हैव टू गो प्लेलिस्ट एंड वॉच वेरी केयरफुली ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन विथ E1, E2, E1CV। फाइन, ओके। चलिए, तो ये बातें रही। तो हम लोग डायरेक्ट कुछ एलिमिनेशन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, जिन लोगों ने देख लिया होगा वो सबको बहुत ही आसान लग रहा होगा, वो चाहें तो आप 2-4 मिनट वीडियो को आगे स्किप करके भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे Cl आ गया, इसके साथ सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड के साथ अगर एथेनॉल डिजॉल्व है तो आपको फिर से समझ में आता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फिर से एलिमिनेशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ फिर से एलिमिनेशन। और आपके सामने ये क्या आएगा, ये आपका सामने मेजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये क्या होगा, माइनर। फाइन। तो इस केस में इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन वहां पे किया था। फाइन। तो इस तरह से ज़्यादा एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू ही कुछ बातें। ओके, चलिए एग्जाम्पल है, तेजी से आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराइए। यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, एक प्रोडक्ट ये बने और दूसरा प्रोडक्ट जो आपका बने वो ये बने। फाइन। फिर से ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। सिमिलरली, सॉरी यहाँ पे यार Br कर दीजिए या Cl कर दीजिए। फाइन। अब अगर आप फिर से सारी बातें देखें तो ये अल्फा था, ये बीटा था और ये बीटा था, ठीक है। अब यहाँ से एक बार एस निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ऊपर से निकाला तो डबल बॉन्ड वहाँ चला गया। सिमिलरली ये अल्फा है, ये बीटा और ये बीटा, तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ऊपर वाला भी बीटा है भैया, लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। अब ये बात कितना इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आएगा जब आप पूरी मैकेनिज्म इसको अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फाइन। अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, माइनर, क्योंकि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फेबर सैटजेफ एलिमिनेशन और सैटजेफ एलिमिनेशन के साथ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मेजर होगा, तो ये क्या हो गया, मेजर। सब्स्टिट्यूटेड कैसे देखते हैं, अगर किसी को क्विक देखना हो तो देख सकता है, इस एल्कीन के साथ डायरेक्टली एक एल्किल ग्रुप ये है, दूसरा एल्किल ग्रुप ये है, तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। इस डबल बॉन्ड के साथ अगर देखें तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक ये, तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें केवल एक और एक ये 2, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये क्या है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। और ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड से ज्यादा स्टेबल क्या, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। इसके पास देखें तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये सब भी बीटा है, तो ये दोनों तो बीटा आइडेंटिकल है, तो इसमें भी 2 ही पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे।
तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट में अगर देखें तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा प्रोडक्ट। क्या इसमें बता पाएंगे मेजर कौन है? तो अगर आप इसको देखेंगे तो इस डबल बॉन्ड से कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, इस डबल बॉन्ड से कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, तो ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। तो गाइज ये क्या हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा ड्यू टू टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। ये क्या है, इस एल्कीन से अगर आप देखेंगे कितने एल्किल ग्रुप लगे हैं, एक ये और एक ये पूरा का पूरा, एक वो हो गया और एक ये पूरा का पूरा, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये क्या हो गया, माइनर हो गया। और भी डिटेल्स बातें हुई हैं भैया, लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फाइन, प्लीज नोट कीजिए। थर्ड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, हैलोएल्केन्स के रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, हम लोग रिडक्शन तो कई तरीके से करा चुके हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ मैं जिंक के साथ डाइल्यूट H+ ले लूं, तो ये भैया एल्केन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। और ये एल्केन की प्रिपरेशन में भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। फाइन, तो ये कोई स्पेशल केस नहीं है। जैसे कि अगर मैं कुछ इस तरह से बोल दूं, इसकी रिएक्शन कराया गया है जिंक के साथ ऑब्लिक डाइल्यूट HCl। फाइन, तो ऑब्वियसली इसके साथ प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके साथ प्रोपेन बन जाएगा। तो ये बातें बहुत ही इररिलेवेंट है, जैसे कि ये ब्रोमीन है। ठीक है, कोई भी जिंक के साथ H+ दे दिया, डाइल्यूट HCl दे दिया। ठीक है, या फिर इसके साथ H+ डाइल्यूट H+ दे दिया, या फिर जिंक के साथ डाइल्यूट HCl ना दे के कोई जिंक के साथ एथेनॉल दे दे। ठीक है, क्योंकि वो भी H+ ही देगा, तो इस केस में इसका भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये भी प्रोपेन, ये भी प्रोपेन। फाइन, तो इस तरह से हम लोग किसी भी एल्किल हैलाइड का मेटल अमलगम के साथ हम लोग कोई एसिड, डाइल्यूट एसिड ले लें तो आसानी से इसका रिडक्शन हो जाएगा। फाइन, नोट कीजिए प्लीज। ओके, अगली रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन विथ बेंजीन, ये भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट दूसरा है। बोला गया रेफर इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। याद कीजिए, आप जब हम लोग टॉलुइन की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे या फिर किसी भी रिएक्शन में हम लोग जब बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, बेंजीन की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे 11th वाले चैप्टर में, फाइन हाइड्रोकार्बन में, तो वहां पे मैंने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ाया था। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन पढ़ाया था गाइज हमने वहां पे आपको। पहला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और एक लंबी डिस्कशन चली थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में भी और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी। वहाँ वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल हम लोगों ने किया था कि किस किस कंडीशन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। मैंने वहाँ पे जनरल बात, एक तो हमने जनरल रिएक्शन लिख दिया था। जनरल रिएक्शन क्या लिख दिया था, मैं उसको यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ। मैंने जनरल रिएक्शन ये लिखा था कि भैया कि कोई भी बेंजीन हो, फाइन, कोई भी बेंजीन हो, अगर उसकी रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड से होता है, किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, लुईस एसिड होता है, तो वो एल्किल बेंजीन प्रिपेयर करता है। फाइनली ये आपका ओवरऑल रिएक्शन था। ये ओवरऑल रिएक्शन था कि कोई भी एल्किल हैलाइड अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो इस तरह से रिएक्शन होता है। फाइन, तो मैं आपसे फिर से वही बोलूंगा कि 11th का पार्ट है तो भैया 11th में ही डिस्कशन करना है। क्यों? क्योंकि अब ये बातें पॉसिबल नहीं है कि हर रिएक्शन में प्रीवियस रिएक्शन इन्वॉल्व होगा और फिर से वही सारे प्रीवियस रिएक्शन को क्या किया जाए, हम लोग आगे चल के भी बढ़ाएं। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, फाइन, वहां पे मैंने बताया था कि AlCl3 जो होता है एक लुईस एसिड होता है,
ये Cl को कैप्चर करता है, कार्बोकैटायन बनाता है, वही कार्बोकैटायन थ्रू EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बेंजीन पे अटैक करता है। ये क्या बन गया? टॉलुइन, या कोई इसे मिथाइल बेंजीन पढ़ सकता है, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये भैया सारी रिएक्शंस जो है जितनी भी हैं ये कहीं ना कहीं घूम फिर के रिएक्शंस में आते रहेंगे। पुराने रिएक्शंस हैं तो ऑब्वियसली इसका अपीयरेंस तो आता रहेगा, लेकिन वही है कि जितनी बार आएगा उतनी बार तो हम डिटेल जा नहीं सकते, हमारे पास भी समय की पाबंदियां हैं, कम समय में हम लोगों को सिलेबस लंबा खत्म करना होता है। फाइन, तो मेक श्योर कि आप पुराने रिएक्शंस के साथ हमेशा अवेयर रहें। फाइन, प्लीज नोट डाउन। चलिए, हम लोग डिटेल डिस्कशन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको याद करने के लिए, उसको एक बार रिकॉल करने के लिए मैं एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकता हूं, तो वही मैंने किया है। आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए हैं बेस्ड ऑन फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। प्लीज इसे सही आंसर, सही प्रोडक्ट इसका बना है। देखते कितने लोगों का सही आंसर आता है। प्लीज गाइस अटेम्प्ट करना होगा। पुराने रिएक्शन जब जब आपको आएंगे प्लीज मेक श्योर कि वो आपको पूरा का पूरा याद हो। फाइन, समय के साथ जितनी चीजें, खासकर ऑर्गेनिक में यार जितना कंसेप्चुअली आप तैयार होते हो उतना ही आसान हो जाती है चीजें। अब जितने स्टूडेंट को फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में पता होगा वो सीधे सीधे मेजर प्रोडक्ट बना बना के तुरंत बैठ गए होंगे, अब तक बना लिया होगा, क्योंकि वो साथ साथ शुरू हो जाते हैं। फाइन, तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास कमांड हो चैप्टर्स पे, टॉपिक्स पे कमांड हो, केमिस्ट्री पे कमांड हो, क्योंकि आप ऑर्गेनिक लवर्स हो, तो आप बेंजीन को देखते ही जितनी मोहब्बत हमें हो जाती है बेंजीन से, आई एम डैम श्योर कि आपको भी अब उतनी मोहब्बत तो हो ही गई होगी। तो बात मोहब्बत की है तो आप उसी मोहब्बत के का वास्ता है, क्या वास्ता, ओके, उसी मोहब्बत का वास्ता है आपको कि आप सही प्रोडक्ट बनाएंगे। बना दिया होगा। चलिए, ये इथाइल क्लोराइड है तो यहां क्या बना दिया होगा? इथाइल बेंजीन। क्या बना दिया? इथाइल बेंजीन। फाइन, ये क्या है? प्रोपाइल क्लोराइड। क्या प्रोपाइल बेंजीन बना दिया? क्या यही बना दिया? जितने लोगों ने बना दिया जरा बताएं। गलत हो गया, जितने लोगों ने बनाया गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो भूल गए कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है। जब ये यहां से इसको कैप्चर करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। देखा, जिसको याद था उसने सही किया और जिसका गलत हुआ, यानी ये कार्बोकैटायन इस पे अटैक करेगा, ये कार्बोकैटायन अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका क्या आएगा? प्रोडक्ट ये आएगा CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो ध्यान दीजिएगा, जितने लोगों ने ये बनाया वो उनका गलत है। ये बनेगा, इसका नाम क्या है कोई यही बता दे? आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये मैं बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता, इसका एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नाम है। जितना ही खूबसूरत स्ट्रक्चर उतना ही खूबसूरत इसका नाम है। क्या इसका नाम क्यूमीन है? कितना प्यारा नाम है, क्यूमीन, क्यूमीन। ठीक है, ये तो यहां पे परेशानी किसी को हुई नहीं होगी। क्यों नहीं हुई होगी? कि सर यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो कोई नहीं होगा, यहाँ से कार्बोकैटायन जो ऊपर बना वो डायरेक्ट यहाँ बन रहा है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्यूमीन ही आएगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। क्यूमीन को ऐसे बना दीजिए और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आइसोप्रोपिल ग्रुप क्या है? ये क्यूमीन। फाइन, क्या ये भी क्यूमीन बनाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हो गए? ज्यादा हो गए। यहाँ से Cl निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये टर्ट ब्यूटिल बेंजीन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि कितने ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें फाइनल प्रोडक्ट क्यूमीन बनेगा।
या कौन से ऐसे रिएक्शन है जिसमें टर्ट ब्यूटिल बेंजीन बनेगा? तो इसका नाम क्या है? टर्ट ब्यूटिल बेंजीन। फाइन। तो भैया अगर इसमें अच्छी कमांड चाहते हैं, भैया इसमें बहुत सारी बातें हुई थी। इंट्रामॉलिक्यूलर भी रिएक्शन मैंने बताया था, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कराया था, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगर मैं उसे बताने में लग गया तो 2 लेक्चर केवल चला जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पे, एक क्लास अल्काइलेशन पे और एक क्लास एसाइलेशन पे। बड़ी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। तो मेक श्योर कि फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों आपको पता हो। फाइन, प्लीज नोट कीजिए इसे। ओके, उसी रिएक्शंस में जो हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइस, उसी में हम लोग 5th नंबर रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि बोला गया रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स को अगर हम लोग बोलें तो इसे एक दूसरे तरीके से जानते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कई तरीके से होते हैं गाइस, लेकिन हम लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिक्र करते हैं उस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्या खास बात होती है इसको समझते हैं। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रूथेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ेंगे, आयरन के ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ेंगे, लेकिन अपन लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल, कोई भी मेटल अगर आपको डायरेक्टली अटैच्ड हो कार्बन से तो उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। फाइन। ओके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। आई होप कि इसमें आप में से काफी लोग इस नाम से परिचित होंगे। कारण बहुत साफ सा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जिक्र मैंने हाइड्रोकार्बन में एल्केन की प्रिपरेशन में किया था। वहां पे मैंने इसकी प्रिपरेशन नहीं बताई थी, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताई थी। डायरेक्ट मैंने आपको वहां पे बताया था कि कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस के साथ एसिडिक रिएक्शन कराते हैं, एसिडिक मीडियम में उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एल्केन बनाता। फाइन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्चुअली पूरा नाम विक्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। ये एक इकलौते ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अपनी डिग्री जो है मैथ्स में किया, जिनकी रिसर्च जो है मैथमेटिक्स में रही, लेकिन उन्होंने सडन स्विच करके अपना केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। और उस टाइम, जिस टाइम में इन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्टडी किया, उस समय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एडिशन ऑफ मिथाइल, यानी डायरेक्ट बोले मिथाइलेशन जो होता था वो जिंक के प्रेजेंस में ईथर से कराते थे। यानी ऑर्गेनो जिंक उस समय ज़्यादा फेमस था फॉर द मिथाइलेशन। लेकिन उन्होंने इस समय बहुत डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, जो उन्होंने अभी मैं आगे बताऊंगा कि MgX के साथ में जो है मैग्नीशियम ईथर के साथ में ज़्यादा प्रिसाइसली है एज कंपेयर टू जिंक। और उन्होंने अपना रिसर्च में लोगों को बताया, और जब उन्होंने रिसर्च को सामने लाया तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया उन्हें इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरियस ऑफ प्रोडक्ट को बनाने में। फाइन। जिसके लिए उन्होंने 1912 में 1912 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। फाइन। और वो नोबेल प्राइज आपको याद होगा, एक सैबिटियर थे, पॉल सैबिटियर, जिसने निकिल कैटलिस्ट का हाइड्रोजनेशन बताया था, उनके साथ उन्होंने अपना ये नोबेल प्राइज शेयर किया था। सैबिटियर, पॉल सैबिटियर नाम था उनका, जिसने H2 निकिल कैटलिस्ट का बारे में ज्यादा बातें बोली थी। फाइन। तो हमें उनके इतिहास से मतलब नहीं है, फिलहाल हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फंक्शन क्या है, वो करता क्या है। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का होता है। इन्होंने बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में रिसर्च में कि भैया कोई भी एल्किल हैलाइड हो, उन्होंने बोला कि अगर इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप Mg ईथर से कराते हो, ठीक है, Mg ईथर से कराते हो, तो अभी अगर जो Rx है, Rx पे अभी जो
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेल्टा प्लस इस तरह से है। ये मैग्नीशियम जब आएगा तो एल्किल हैलाइड के साथ इंसर्शन रिएक्शन देगा, वो कुछ इस तरीके से ये R और X के बीच में इंसर्ट हो जाएगा और ये बनाएगा कुछ इस तरह से RMgX। अच्छा, अभी तक जो एल्किल हैलाइड था उसमें क्या था, एल्किल ग्रुप था और हैलोजन था, और आप जानते हैं कि हैलोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डेल्टा निगेटिव और प्रिसाइसली उससे तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ये उसी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब ये मेटल आया, Mg आया, अब हम ये बात जानते हैं कि कोई भी मेटल होता है, खासकर अगर वो एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप का है, ठीक है, तो वो हर मेटल अपने सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है, यानी मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसका नेचर, तो इसका नेचर क्या होगा, ये निगेटिव और इस पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, मेटल पे पॉजिटिव आ गया। यानी इसको अगर थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किस तरीके से, RMgX। अब इस पे आपको नजर आएगा कि R पे क्या है, डेल्टा माइनस, इस पे तो प्लस आएगा, इस पे भी डेल्टा माइनस। मैग्नीशियम डाइवैलेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोनों के साथ पड़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, अगर ये क्या था, ये सिंपली था एक कोई एल्किल हैलाइड, कोई एल्किल हैलाइड था, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम एल्किल हैलाइड, ठीक है, जिसे हम इन 60 क्या पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी अब आपसे कोई आसान सी भाषा में पूछे कि भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो आप ये समझ लीजिएगा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं, फाइन। तो ये इसकी, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यार हम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, इसे अलग से नहीं पढ़ते क्योंकि इस पर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, लेकिन मैं इसको एक अलग चैप्टर की तरह ट्रीट करता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन और उसकी जितनी वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस है मैं एक साथ ही पढ़ाता हूँ। ये चैप्टर के बाद में उसे शुरू करेंगे अल्कोहल से पहले, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, RMgX में मेटल जो है, मैग्नीशियम जो है एल्किल हैलाइड में इंसर्शन रिएक्शन देता है, RMgX बनता है, सिंबॉलिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइन। तो प्लीज इसे देख लीजिए, फिर कुछ और आगे बात करते हैं। ओके, अब आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज दैट मैंने CH3Br ले लिया और इसकी रिएक्शन मैं बोलूं कि भैया Mg से मैं करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, इनर्ट सॉल्वेंट ही लेते हैं इसके साथ, फाइन। तो ये बना जाएगा CH3MgBr, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इन 60 इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फाइन। तो जैसा आपका एल्किल हैलाइड होगा उसी के करस्पॉन्डेंस आपको क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसे पर क्या पढ़ेंगे, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज यूजुअली आपको समझ में आ रहा है, कोई भी एल्किल हैलाइड उसके साथ अगर स्पेसिफिक मेटल Mg है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, किसी साइंटिस्ट ने इस पे बनाया है, इसे किसी साइंटिस्ट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, तो जब भैया किसी नेम रिएक्शन की बात होती है तो कुछ उसमें स्पेशलिटी होती है, ठीक है। अब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कोई बोले क्या यहाँ Mg की जगह जिंक हो सकता है, ठीक है, या Mg की जगह कोई बेरिलियम हो सकता है, अरे नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्पेशल है भैया। तो आई होप कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्पेशलिटी पता होगी, RMgX, जिसे आसानी से आप किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, फिर हम दूसरे मेटल के बारे में बात करते हैं। ओके, दूसरी रिएक्शन अगर हम बोलें कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में दूसरी रिएक्शन क्या होगी, तो उड्स रिएक्शन आप नाम से परिचित होंगे, क्यों, क्योंकि भैया इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं किस चैप्टर में, एल्केन में। उड्स रिएक्शन क्या था,
एक बहुत ही अच्छी मेथड थी हायर एल्केन बनाने की, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने की, ज़्यादा सुधार के बोले तो एक अच्छी मेथड है। ये क्या होता था, अगर मैं जनरल रिएक्शन इसके बारे में लिखूं तो मैं बोलता था कि भैया एल्किल हैलाइड ले लीजिए, इसके साथ सोडियम ले लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो इसके दो इक्विवेलेंट हम लोग यूज करते थे, तो आपको R+2NaBr या 2NaX मिल जाता था फाइनली। तो मैं हमेशा बोलता था इसमें अच्छी यील्ड आपकी किसकी आती है, सिमेट्रिकल एल्केन की अच्छी यील्ड आती है, सिमेट्रिकल एल्केन की अच्छी यील्ड आती है। डिटेल डिस्कशन करने का बिल्कुल समय नहीं है इस समय, और बनता भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में लंबी डिस्कशन हो चुकी है एक अलग चैप्टर में। तो फाइनली यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब जैसे कि हमने यहाँ इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, अब इथाइल ब्रोमाइड ले लिया तो आपको समझ में आ रहा होगा सिमेट्रिकल एल्केन में यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा +2NaBr, ठीक है, N ब्यूटेन मिल जाएगा। फाइन। मैं बार बार बोलता रहता हूं कि अगर आपको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आपको पुरानी चीज़ों को आना चाहिए भैया। जितनी क्लियरिटी आप चाहेंगे उतनी बेहतर चीज़ें आपको पुरानी पता होनी पड़ेगी, ठीक है। अब जिसको भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी वो थोड़ा सा यहाँ पे हम्बली आगे बढ़ गया। अब सिमिलरली जिसको यहाँ पे उड्स रिएक्शन के बारे में पता था उसको भी अच्छा फील हो रहा होगा, N-हेक्सेन बन जाएगा। फाइन। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक रिएक्शन को बार बार डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने बोला था कि हर रिएक्शन हर चैप्टर में कहीं ना कहीं जरूर अपीयर होगा। तो इसी लिए हम लोग एक बार उसकी डिस्कशन करते हैं और फाइनली उसे याद रखते हैं कि जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ हम उसे यूज कर लेंगे। फाइन, प्लीज नोट कीजिए। अगली ऑर्गेनोमेटेरिक रिएक्शन विथ लिथियम मेटल, जिसे कोरे हाउस सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। फिर से भैया मैं इसके बारे में फिर से ही बोलूँगा कि ये भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की बहुत ही अच्छी मेथड थी, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने एल्केन में इसको किया है। फाइन। अब मैं इसके रिएक्शन जनरल रिएक्शन देता हूँ। क्या मैंने वहाँ पे बताया था, मैंने बोला था कि कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन 3 स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट होगा। पहले लिथियम के साथ होगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, दूसरी रिएक्शन होगा कॉपर आयोडाइड के साथ, तीसरी रिएक्शन होगा कोई RX के साथ। वहां पे मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था भैया कि जो थर्ड स्टेप में ये होता है, यहाँ पे R' क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए तभी, क्योंकि हमने वहां पे बताया था कि रिएक्शन क्या होता है, SN2 वहां पे होता है। इसी वजह से इस पे जो इसका अटैक होता है वो आसान हो, इसलिए इस R' को स्मॉल होना पड़ेगा। टर्शरी के केस में अच्छी यील्ड नहीं आती एल्केन की, ठीक है। तो इस केस में क्या बन जाता है, R' प्लस RCU एंड LiX, ठीक है। ये सब आपके बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आपका जो मेजर प्रोडक्ट होता है ये यही होता है। मैंने वहां पे आपको बोला था कि इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों की यील्ड अच्छी आएगी। यानी अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन आपको प्रिपेयर करना हो तो कोरे हाउस सिंथेसिस जो है वो बेस्ट मेथड है एज कंपेयर टू वुड्स रिएक्शन। फाइन। इसी तरीके से जैसे कि अगर मैं इस पे भी एक कोई एग्जांपल ले लूं, CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन अगर मैं पहले करा दूं एलाई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं बता पाऊंगा, आप समझ रहे होंगे इस बात की क्या मजबूरी है। समय, हमारे पास समय नहीं है। इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप, लेकिन यहाँ फाइनल प्रोडक्ट में यूज क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे जो R है और लास्ट में जो R' वही, यानी यहाँ पे एथिल ग्रुप यहाँ से मेथिल ग्रुप दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे प्रोपेन बनेगा,
आई होप कि बात आपको समझ में आ रही होगी क्या कारण है। तो प्लीज़ इसे नोट कीजिए, और जिसको भी डाउट हो रहा हो वो प्लीज़ कोरे हाउस सिंथेसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले, तो फिर अपने आप ही समझ में आएगी। डी नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विथ जिंक एंड ईथर। जैसे मैंने बताया था, ग्रिग्नार्ड साहब, जब विक्टर ग्रिग्नार्ड साहब रिसर्च कर रहे थे अपने मैग्नीशियम ईथर मेटेलिक के साथ, तो वहाँ पे जिंक ऑलरेडी आ चुका था। तो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ईथर के लिए इसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोला गया। क्या? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये भी एक नाम के साथ अपीयर होता है, तो नाम जानना भी जरूरी है कि फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है। वो किसी अल्किल हैलाइड की जिंक ईथर के साथ रिएक्शन होता है तो वो फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई RX की रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? Zn इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। फाइन, तो कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन करता है। फाइनली R2Zn फाइन एंड ZnX2, कुछ इस तरह से ये रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, डाई एल्किल का एक ऑर्गेनोमेटेलिक बनाता है। फाइन, या कभी कभी आपको डायरेक्टली ये भी एल्केन बनाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आगे चल के ये रिएक्शन ये भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मीनिंग एक ही जैसी है, कोई आपको ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, प्लस ZnBr2 सेम एज, ये भी सिमेट्रिकल एल्केन ही बनाता है। जैसे क्या बनाता है? जैसे आपका वुड्स रिएक्शन के थ्रू था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही ये भी काम करता है। फाइन, ज्यादातर ये सुटेबल होता है डी हैलोजिनेशन में। ठीक है, डाई हैलो कंपाउंड में ज्यादा सुटेबल होता है ये। मोनो हैलो के लिए आपका वुड्स रिएक्शन ज्यादा फेमस है। फाइन, लेकिन आप ध्यान रखिएगा किसी एल्किल हैलाइड की जिंक ईथर के साथ जब रिएक्शन होता है उसे फ्रैंकलैंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। प्लीज नोट कीजिए। ओके, इसी में एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन विथ सोडियम अमलगम विथ लेड, NaPb जिसे पढ़ते हैं, इसे NaPb एलॉय भी पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर इसकी रिएक्शन एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दूं किसके साथ? NaPb के साथ, तो होता क्या है? ये टेट्राएथिल लेड बनता है प्लस NaCl। ठीक है, इसीलिए इसके 4 मोल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। इन शॉर्ट इसे पढ़ते हैं TeL। ठीक है, TeL, इसका फुल फॉर्म क्या है? टेट्रा एथिल लेड यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल। ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं इसे। ठीक है, पेट्रोल में अगर आपको याद हो तो पुराने टाइम में, अभी तो चीज़ें बहुत ही अलग अलग तरीके की आ गई हैं। पहले अगर आपको याद हो, जो हमारे लोगों, हमारे दादाजी के टाइम में स्कूटर हुआ करता था। आप स्कूटर पे कभी जाते हो पेट्रोल टंकी में, तो सीट फोल्ड करके वहाँ पेट्रोल डालना पड़ा, तो फिर लास्ट में एक पाउच फाड़ के उसी में डाला जाता था। ठीक है, तो वो एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए पेट्रोल में बाद में मिक्स किया जाता था। बट आजकल ये बैन है यार। टेट्राएथिल लेड जो है आजकल पेट्रोल में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें जो लेड है ये रेडिकल्स जनरेट करते हैं एटमॉस्फेयर में, जो हमारे ओजोन लेयर या फिर एटमॉस्फेयर में बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो टुडे इज बैंड टेट्राएथिल लेड इन यूज पेट्रोल। बट आजकल इसकी जगह पे एक फेमस एंटी नॉकिंग एजेंट यूज हो रहा है, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। क्या? तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? बैंड ड्यू टू पॉइजनस। ठीक है, तो एक बात ये बात ध्यान रखेंगे कि आजकल ये क्या है? बैन है। आजकल क्या यूज हो रहा है? MTBE। इसका मतलब क्या है? मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। ठीक है, आजकल ये यूज हो रहा है मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। क्या इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है?
मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर जो है यही है, जिसे पढ़ रहे हैं मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। ठीक है, आजकल ये यूज हो रहा है, ये रेडिकल्स जनरेट करता है। ठीक है, ये इंक्रीज करता है ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की। फाइन, तो ये आजकल ज़्यादा हेल्पफुल है, पॉइजनस नहीं होता है। फाइन, तो ये सारी रिएक्शन जो अभी तक हम लोगों ने देखा, ये सारी रिएक्शन किस पे थी? प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन्स में, जिसमें जो मेन या आप बोलूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वो यार शुरुआत के सारे रिएक्शन थे। ठीक है, ये अपना फैक्चुअल पॉइंट है, मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव जानकारियां हैं, वो सब आपके पास कलेक्टिवली हो, लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, जो अभी 2-3 पॉइंट लास्ट में हम लोगों ने किया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि केमिकल रिएक्शन जो हैलो एल्केन्स की है जितनी अभी तक पढ़ी, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैलो एल्केन्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। शायद ही कोई साल होता हो जिससे क्वेश्चन आते ना हो आपके एग्जाम में SN1 SN2 E1 E2 और E1 CB के, और इसका अंदाजा आपको तब लगा होगा जब मैंने बोला था कि भैया प्ले लिस्ट में जाके SN1 SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों देख लो आप। क्यों? क्योंकि वहां पे जब मैंने SN1 SN2 का डिस्कशन किया है तो लास्ट में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका डिस्कशन किया है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फाइन, तो मैं बात कर रहा था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन की इंपॉर्टेंस की। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट, बट और भी जो बाकी रिएक्शंस हुई हैं जैसे फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो यार हाइड्रोकार्बन इतनी डेप्थ एनालिसिस हम लोग थोड़ी ना करते, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है, जहां पे हम लोगों को पढ़ना था वहां पढ़ लिया, वहां भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले ली, और बाकी रिएक्शन जो भी अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है, चाहे वुड्स रिएक्शन हो चाहे कोरे हाउस सिंथेसिस हो, इसकी भी इंपॉर्टेंस जहां पे थी वहां पे हमने एनालिसिस कर लिया। लेकिन अगर मैं चैप्टर के बारे में, कोर चैप्टर के बारे में बात करूं तो इसमें एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स। फाइन, तो प्लीज ये नोट कीजिए, जैसा कि मैंने बोला था कि अगली क्लास में मैं ये चीजें केमिकल रिएक्शंस खत्म करने के बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, उस पर वापस आते हैं, प्लीज से नोट कीजिए, फिर वहां पे हम बात करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया, प्लीज नोट डाउन। द हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन है C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क, देख लीजिए बोला डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बताइए या इस हाइड्रोकार्बन को प्रिडिक्ट कीजिए जिसकी कुछ विशेषताएं जो है इसके साथ लिखी गई हैं। सबसे पहली बात बोला गया है कि C5H10 जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता डार्क, लेकिन अगर वही C5H10 लाइट की प्रेजेंस में, ब्राइट सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए तो वो एक कंपाउंड देता है, ओनली कंपाउंड देता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H9Cl। तो इसे अप्रोच कैसे करेंगे इसके बारे में सोचते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था आइसोमर से लेके, जब हम कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया गया हो, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो, तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या आप लोगों में से काफी लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी पढ़ते होंगे, कोई मतलब नहीं, या हाइड्रोजन इंडेक्स पढ़ते होंगे, वो अलग अलग फैक्टर है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक रेडीमेड फार्मूला हम लोगों ने लर्न कर रखा है, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। फाइन, ये हमारे पास रेडीमेड फार्मूला अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से हम हाइड्रोजन इंडेक्स या डिफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कार्बन कितना है 5 + 1 कर देंगे, हाइड्रोजन कितना है 10, हाइड्रोजन कोई यहाँ पे है नहीं तो 10 डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब फाइनली यहाँ पे 6 आया और -5 आया, यानी यार इस केस में हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया। क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया। और इस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होने का क्या मतलब है, ये बात हम बखूबी जानते हैं।
इसके 1 होने का मतलब एक बात समझ में आता है, या तो कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड होगा, ये बात ये बताता है, या दूसरी बात या तो एक रिंग होगा। फाइन, दो बातें हो सकती है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होने के लिए, या तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक पाई बॉन्ड हो और या तो एक रिंग हो। एक बात हम पहले से भी जानते हैं कि भैया अगर CnH2n कोई जनरल फार्मूला हो तो CnH2n जनरल फार्मूले का दो कंपाउंड हो सकता है। क्या? एक तो हो सकता है एक एल्कीन हो, एक क्या हो, साइक्लोएल्केन हो। यही दो बातें हो सकती है। अच्छा, एल्कीन होगा देयर मस्ट बी ए पाई बॉन्ड, साइक्लोएल्केन होगा तो ऑब्वियसली साइक्लिक है तो एक रिंग तो वहां पे होना ही है। अब इसी दो बातों की बेसिस पे हम कुछ और लाइनें लिखी गई उसमें समझते हैं। बोल रहा है कि डज नॉट रिएक्ट, इसका भी बहुत बड़ा मीनिंग है, डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क। अच्छा एक बात आप बताइए, एल्कीन के साथ यार रिएक्शन कर जाता था। अगर मैं आपको फैक्चुअल बोलूं तो जो एल्कीन होता है, कोई भी एल्कीन, तो वहां पे Cl2 हो या Br2 हो, ये रिएक्शन कर जाता है। और आपको मैंने आपको बताया था कि एंटी एडिशन होता है। कहाँ बताया था ये भी अगर मैं याद दिलाऊं तो एल्कीन की केमिकल रिएक्शन में बताया था कि ये एंटी एडिशन देते हैं किसी भी अनसैचुरेशन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो। लेकिन ये तो बोल रहा है कि भैया रिएक्शन ही नहीं करता क्लोरीन रिएक्शन ही नहीं करता। इसका मतलब ये बात तो तय हो गया कि भैया वो एल्कीन नहीं है, मतलब ये एल्कीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एल्कीन तो रिएक्शन कर जाएगा। तो बचा कौन? एल्केन बचा, दैट इज साइक्लोएल्केन। अब साइक्लोएल्केन में हमारे पास 5 कार्बन का एक रिंग अगर हम बनाए तो 5 कार्बन के रिंग में अगर आप देखें तो साइक्लोपेंटेन आएगा, साइक्लोपेंटेन आया। और अगर आप देखेंगे तो इस साइक्लोपेंटेन के साथ सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर भैया इसके साथ Cl2 ले लें डार्क में तो क्या होगा? नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन है नहीं, अनसैचुरेशन होता तो इस तरह का एडिशन हो जाता। अनसैचुरेशन नहीं है तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड में अगर क्लोरीन या कोई हैलोजन लेते उसके साथ हमें फोटॉन सनलाइट चाहिए, जो कि यहाँ पे दूसरे वाले केस में बोला गया है सनलाइट। और सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन, कौन सी मैकेनिज्म होती है? मैंने आपको बताया था इस केस में क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक H जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? हैलोजन से। चाहे वो ब्रोमिनेशन हो रहा हो चाहे क्लोरिनेशन हो रहा हो, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl प्लस HCl। और अगर आप देखें तो इसमें सारे के सारे 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसी वजह से किसी भी जगह आप सब्स्टिट्यूशन करा देंगे ओनली प्रोडक्ट आएगा। तो आपका जो आंसर आया वो आंसर क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। उस हाइड्रोकार्बन का जो नाम होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। फाइन। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। छोटी छोटी बातों को हमें अगर आपको क्लोरीन इन डार्क में ये केसेस नहीं पता कि अनसैचुरेशन के साथ रिएक्शन करता है तो आप इसे स्किप नहीं कर पाओगे। फाइन, अगर इसे स्किप कर दिया तो 5 कार्बन का रिंग साइक्लोपेंटेन ही सबसे पहले समझ में आता है, तो ये बना लिया। अच्छा, अगर आप छोटे रिंग की तरफ जाओगे तो प्रोडक्ट ओनली नहीं आएगा, फिर और भी प्रोडक्ट आने लगेंगे। प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर कुछ आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br। C4H9Br के आइसोमर्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले जब भी मैं आपको बोलता हूं कि भैया कि मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आया है, कोई क्वेश्चन आपके सामने क्या आया है? मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिलेटेड आया है, तो आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाने से पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आइसोमर्स की। फाइन, तो जरा इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कीजिए। जिसके पास आपके पास रेडीमेड फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूले में कार्बन, रेडीमेड फार्मूले में क्या आपके पास है? तेजी से फार्मूला लिख लीजिए। हाइड्रोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2।
ये आपके पास फार्मूला है। प्लीज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। कार्बन कितने हैं 4 + 1, ठीक है। इस बार ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं 9, हाइड्रोजन भी इस बार है, एक ब्रोमीन है तो वहां पे 1, नाइट्रोजन है नहीं, डिवाइड बाई 2, फाइन। तो ये 5 हो गया, 9 + 1 10 डिवाइड बाई 2 5। तो आपको यहां नजर आ रहा होगा क्या 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आने का मतलब क्या, इट मीन्स नो पाई बॉन्ड एंड रिंग आर प्रेजेंट। इसका मतलब तो यही है, कोई पाई बॉन्ड कोई रिंग इसमें प्रेजेंट नहीं है। अच्छा वैसे भी आप देखो अगर एक हैलोजन हटा के एक यहां से रख दें तो क्या हो जाएगा, C4H9Br में अगर मैं बोलूं कि यहां से Br हटा दो और एक H यहां पे ऐड कर दो तो क्या आएगा C4H10, और C4H10 CnH2n+2 के जनरल फॉर्मूले से सेटिस्फाई हो रहा है, जो क्या बताता है ये क्या है, एल्केन है। यानी C4H10 जो एल्केन है उसमें ब्रोमीन लगा हुआ है। तो मैंने इसके लिए आपको तरीका बताया है पहले भी, अगर आपको याद हो तो जब मैं इंट्रो दे रहा था इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन कर रहा था तो वहां पे C5H11 था और Br था, तो वहां पे हमने स्ट्रक्चर बनाया था। मैं बोलूंगा कि इसके लिए प्लान क्या होता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ, ड्रॉ द ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10। सबसे पहला काम इसमें होता है C4H10 के जितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो ड्रा कीजिए। ये मैं बता रहा हूं क्या, प्लान बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो आपको 2 ही स्ट्रक्चर इसमें मिल रहे होंगे, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा क्या मिलेगा आइसोब्यूटेन। 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और मैंने क्या सजेस्ट किया था, हमने बोला था भैया जब आप जितने स्ट्रक्चर बना पाए उसमें हर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंट पोजीशन पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर दे या छटा के। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा रहा हूँ तो आपके पास जो है स्ट्रक्चर ये आएगा, यहाँ पे लगा रहा हूँ। अच्छा तो ये क्या बन गया 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। अच्छा फिर यहां पे अगर लगा दूंगा तो दूसरा स्ट्रक्चर आ जाएगा क्या 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या यहां पे लगा दूं 3 आ जाएगा, नहीं भैया फिर से नंबरिंग रिपीट कर जाएगी। यानी नॉर्मल ब्यूटेन के रेफरेंस में 2 आइसोमर पॉसिबल है ये। अच्छा सिमिलरली अगर यहां पे मैं सोचूं इस केस में तो ये तीनों के तीनों मिथाइल आइडेंटिकल है, तो किसी भी पोजीशन पे लगा दीजिए फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यहां ब्रोमीन लगा दिए तो ये इसका क्या आएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, या इसका नाम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो सकता है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा दूसरा क्या है, यहाँ पे एक एच है वहां पे लगा दीजिए तो दूसरा वाली पॉसिबिलिटी जो है ये आ जाएगी, जिसे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन पढ़ेंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन पढ़ेंगे, या टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड पढ़ेंगे, फाइन। तो आपके पास कितने टोटल स्ट्रक्चर आ गए ब्रोमो ब्यूटेन के, एक स्ट्रक्चर ये आया, एक स्ट्रक्चर ये आया, एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये। यानी इस केस में अगर मैं अब आंसर के बारे में बोलूं तो आंसर क्या आएगा भैया 4, ठीक है, क्या आएगा 4। तो इस तरीके से। अच्छा अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो आंसर आपके पास आ गया, लेकिन ये तो हम लोग बात करें ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन था। लेकिन अब इसी में अच्छा बनाने के लिए लैंग्वेज क्या बदल दिया जाए, लैंग्वेज बदल दिया जाए, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर आर पॉसिबल इन
ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br। इसमें टोटल नंबर आप आइसोमर्स बोलने के बाद लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें बदल जाती है। टोटल का मतलब है स्ट्रक्चरल स्टीरियो सब, और जब टोटल होता तो आपको नजर आता ये कायरल हो गया, इसके कायरल होने के बाद इसके 2 आइसोमर आते। अच्छा 2 आइसोमर, अच्छा बाकी किसी में कोई कायरलिटी था नहीं तो एक और बढ़ जाता, यहाँ पे 5 आते। फाइन। तो आइसोमर्स के क्वेश्चन में जब स्टीरियो आइसोमर आ जाता समझ लीजिए उसकी जो खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, लैंग्वेज पे विशेष फोकस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 4। प्लीज नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-आइडोब्यूटेन। 1-आइडोब्यूटेन का प्रिपरेशन करना फ्रॉम, सबसे पहला है क्या? सबसे पहला है 1-ब्यूटेनॉल, एल्कोहल से 1-ब्यूटेनॉल से। तो चलिए सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। 1-ब्यूटेनॉल का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो आपके पास ये आएगा 1-ब्यूटेनॉल। अच्छा 1-ब्यूटेनॉल से कन्वर्ट क्या करना है, बात फोकस करना है, कन्वर्ट करना है 1-आइडो, ये क्या है आपका 1-ब्यूटेनॉल, कन्वर्ट कर देना है किसमें? 1-आइडोब्यूटेन में। ठीक है। अब डायरेक्ट हमारे पास अगर मेथड आप देखें तो इसकी रिएक्शन HI से करा दीजिए तो बहुत ही सिंपली तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। अब कैसे होता है ये आप जाके प्रिपरेशन में देखिए। H+ क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। और प्रोटोनेट होने के बाद यानी अगर मैं थोड़ा सा स्टेप्स आगे बढ़ाऊं तो ये लोन पेयर इसको अप्रोच करेगा इस H+ को, तो ये H+ को जब अप्रोच करेगा तो जो आपके सामने आएगा वो आ जाएगा OH2+ आ जाएगा। ठीक है। अब वो OH2+ जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो I- है, ठीक है, ये I- इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा। मैंने आपको बोला था 1 डिग्री अल्कोहल SN2 रिएक्शन देते हैं और आपको सिंपली क्या मिल जाएगा? 1-आइडोब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। तो पहला वाला तो आपको खत्म होता नजर आ रहा होगा। दूसरे वाले के बारे में अगर सोचे दूसरा वाला क्या होगा, तो दूसरा वाला एकदम सिंपलेस्ट है यार, सिंपलेस्ट है। इसको कैसे कन्वर्ट करें, इसको कैसे कन्वर्ट करें इस फॉर्म में? तो आपको याद होगा इसकी रिएक्शन करा दीजिए NaI से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, याद है आपको? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो क्लोराइड सब्स्टिट्यूट होके आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन या हैलोजन एक्सचेंज, क्या आ जाएगा यहाँ पे? NaCl। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। थर्ड के बारे में कोई मुझे बताए कि यार 1-ब्यूटीन से कैसे हम कन्वर्ट करें। डायरेक्ट तो 1-ब्यूटीन से कन्वर्ट करने का मेथड तो है नहीं, क्या HI से रिएक्शन करा दें तो डायरेक्ट बन जाएगा? अरे नहीं भैया, गलती हो जाएगी, क्योंकि HI अगर आ गया तो वो मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराएगा और मार्कोनिक ऑफ एडिशन के थ्रू ये 1-आइडो ना मिलके 2-आइडो मिलेगा। तो एक सेट ऑफ सीक्वेंस में बता रहा हूं, जैसे अगर आप देखिए HBr ले लीजिए, किसके साथ? पेरोक्साइड के साथ। H2O2 ले लीजिए, फिर कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लीजिए। तो ये आपको याद होगा, तो ये मार्कोनिक ऑफ ना देके क्या देता था? एंटी मार्कोनिक ऑफ। इसी को शायद आप पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ते थे, पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट के नाम से जानते थे आप। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, तो आपको क्या मिल गया? 1-ब्रोमोब्यूटेन मिल गया। अच्छा 1-ब्रोमोब्यूटेन मिल गया तो अब आप आसानी से क्या लगा देंगे? फिंकलस्टीन रिएक्शन लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ब्रोमो एंड क्लोरो कंपाउंड से ये एल्किल आयोडाइड या हैलोजन एक्सचेंज करने की कला बहुत ही बेखूबी इसको आती है। ठीक है, तो ये आपका आसानी से कन्वर्जन हो जाएगा। फाइन, तो ये बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, अगर यार आप एडवांस या एम्स के एस्पिरेंट हैं तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा प्लीज़, लेकिन ये जो हमारे एकेडमिक स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं उनको फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं एट द एंड करा रहा हूँ यार। अगर आपको पता है सब चीज़ें तो यू कैन स्किप। फाइन, ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है। Which of the following, which compound in each of following pair will react faster SN2 reaction with OH- ion? SN2 रिएक्शन फिर से
क्या बोला गया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई बाईमोलिकुलर, फाइन। और इसके बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटेल्स फिर से बोलूँगा, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे। क्या मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप, सबसे पहली बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा, लीविंग एबिलिटी का कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब एल्किल ग्रुप सेम हो, लीविंग ग्रुप बदल रहा हो। और स्टेरिक क्राउड का कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब सब्स्टिट्यूएंट्स बदल रहा हो, सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप बदल रहा हो, तब यूज करेंगे। जैसे हम लोग पहले वाले सोल्यूशन के बारे में बात करें, अगर हम लोग पहले वाले पे फोकस करें तो सोल्यूशन में ये आपका पास कॉन्सेप्ट आ गया कि रेट ऑफ SN2 लीविंग एबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट स्टेरिक हिंड्रेंस को आप क्राउडिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो। जैसे कि अगर मैं पहले वाले के बारे में बोलूं तो आप देखिए, जो CH3Br है वो स्लोअर रेट से रिएक्ट करेगा CH3I से। CH3I फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि आयोडाइड आयन जो है वो बेटर लीविंग ग्रुप है। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्यों, क्योंकि आयोडाइड आयन जो है बेटर लीविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड आयन। मैंने लीविंग एबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, डाउन द ग्रुप जो होता है लीविंग एबिलिटी बढ़ती है, ब्रोमाइड आयन से ज्यादा लीविंग एबिलिटी आयोडाइड आयन की है, फाइन। सिमिलरली ब्रोमाइड आयन की लीविंग एबिलिटी ज्यादा है क्लोराइड आयन से, फाइन। तो पहले वाले में कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, इसमें यूज हुआ लीविंग एबिलिटी का। लेकिन अगर आप दूसरे को फोकस करें, अगर आप फोकस करेंगे तो दूसरा वाला पे एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप है, यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और एक के पास क्या हुआ 0 डिग्री एल्किल हैलाइड है। दोनों में लीविंग ग्रुप क्या है, क्लोरीन। तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग इसे नहीं अलग कर पाएंगे, लेकिन जो ये वाला रूल बोल रहा है क्राउडिंग इफेक्ट, उससे हम जरूर कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टली हिंडर्ड कौन है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे स्ट्रिक्टली हिंडर्ड है। जो मैंने बताया था कि SN2 देता ही नहीं है, लेकिन यहाँ कंपैरिजन हो रहा है तो हम कंपेयर कर देंगे कि ये फास्ट देगा रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, और फिर से मैं वही बोलूंगा, for more update about SN2 reaction, go with the playlist and see the video based on nucleophilic substitution SN1 and SN2, ठीक है। तो प्लीज नोट कीजिए इसे। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है एक्चुअली बोला गया है, predict all the alkene that would be formed by dehydrohalonation of the following halides with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन का जिक्र यहाँ पे भी हुआ है, और एलिमिनेशन रिएक्शन का जिक्र में आपको पता है सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो दिए गए हैं भैया सब IUPAC नाम दिए गए हैं, तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। तो बोला क्या गया है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, इसका पैरेंट चेन है साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन बना दिया। अब 1 पे ब्रोमो है, 1 पे मिथाइल है, तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। पहले इसको तो अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। बोला गया सोडियम एथॉक्साइड इन एथेनॉल, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। यानी क्या है यार, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। अब जितने लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन के वीडियो देखे वो तुरंत बोल पाएंगे सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस एक ही रिएक्शन देता है, दैट इज E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, ठीक है। और E2 एलिमिनेशन में हमें अब एलिमिनेशन के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है, तो 2 फेवरेबल बीटा है, तो 2 तरह की एल्कीन हमें यहाँ पे मिलेगी। एक तो इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो और दूसरा कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे,
सैटजेफ प्रोडक्ट, ये सैटजेफ प्रोडक्ट है। ये क्या है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। भैया जितने लोगों को ये नए नाम खतरनाक और डरावने लग रहे हैं, उसका सीधा सा कारण यही है कि आपने एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं पढ़ा, नहीं तो इन दोनों के नाम से आप परिचित होते। तो पहले वाले में ये आपका मेजर आ गया, ठीक है, और ये आ गया माइनर। तो पहले वाले का सोल्यूशन आई होप आप तक पहुंच गया है। दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। दूसरे वाले का पहले स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए। दूसरे वाले का स्ट्रक्चर क्या है? 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। मैं बॉन्ड लाइन अगर रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो कुछ इस तरह से है। ये है 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। सिमिलरली इसके साथ भी सोडियम एथॉक्साइड ले लें, क्योंकि हर जगह पे बेस वही दिया गया है, ठीक है, तो मैकेनिज्म बिल्कुल वही प्रोसीड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा। लीविंग ग्रुप यहाँ पे क्लोरीन है, वहाँ पे ब्रोमीन था, यहाँ पे ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, ये दोनों बीटा आइडेंटिकल है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट आएंगे। एक प्रोडक्ट आपके पास कुछ ये आएगा, ठीक है, जो मेजर होगा ड्यू टू ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और दूसरा प्रोडक्ट आपके सामने ये आएगा जो माइनर होगा। मेजर जो बोल रहा हूँ तो वो समझ में आता है कि अकॉर्डिंग टू सैटजेफ बोल रहा हूँ, सैटजेफ साहब ने जो सजेस्ट किया था उन्हीं बातों को फॉलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्पेस मेरे पास कम है इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा संभाल के। थर्ड का प्ले स्ट्रक्चर बनाना है। पैरेंट चेन पेंटेन है तो 5 कार्बन का, 2 3 4 5, 5 कार्बन का। 3 ब्रोमो है मतलब यहाँ पे ब्रोमो है, ठीक है। फिर 2,2 मिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल, 1 मिथाइल यहाँ पे है। इसी की रिएक्शन किससे कराया गया है? वही एथॉक्साइड के साथ एथेनॉल। अब जरा देखिए यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी है। क्या बोला गया? 2,2,3, ये गलती हुई, यहाँ पे मिथाइल नहीं है, मिथाइल ब्रोमीन वाले पे ही है, ठीक है। तो अगर ब्रोमीन पे देखें तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। यार ये तो बीटा कार्बन है लेकिन इस बीटा के पास कोई H नहीं है, तो ये बीटा हमारे मतलब का नहीं है, जो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं उसके पास है। तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट आएंगे। एक बार जब यहाँ से H निकालोगे ये वाला H, और एक बार जब ये वाला H निकालोगे CH3 के पास जो है वो, तो इसके पास भी दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आप देखोगे तो ये भी क्या मिलेगा आपको? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। तो इस केस में ये क्या है? मेजर है, और ये क्या है? माइनर है। भैया बहुत ही डेप्थ एनालिसिस हम लोगों ने किया। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन की। जिसने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके एलिमिनेशन रिएक्शन को देखे, फिर वो केवल ये देख देख के मुस्कुरा मुस्कुरा के केवल प्रोडक्ट लिख देगा। उसे जरा सा भी स्ट्रेस फील नहीं होगा कि ये क्या है, उसे एकदम मजाक जैसा लगेगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। फाइन। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने आज जो है रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शन जो हैलो एल्केन्स का वो खत्म कर दिया। फाइन। तो अब आपके लिए पहले तो मैं होमवर्क बता दूं, ये 10.10 एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बच्चे हमारे एकेडमिक सेशन वाले देख रहे हैं उनके पास होमवर्क ये है कि 10.10 से लेके अब 10.15 तक वो 5 क्वेश्चन फिर से आपके एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। जो 5 क्वेश्चन 4 दिए तो मैंने उससे सारे डिस्कस कर दिया, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे। 5 क्वेश्चन फिर से आपके पास होमवर्क है, जो अगली क्लास में मैं 1-1 2-2 करके उससे भी खत्म कर दूंगा। और अगली क्लास में गाइस हम लोग क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, हेलो फॉर्म पढ़ेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, तो आज की क्लास रखते हैं गाइस। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ। फाइन। प्लीज आप केयरफुली से पढ़ते रहिए, अदरवाइज अगर आप मिस कर देंगे एक भी चैप्टर को, सॉरी एक भी लेक्चर को अगर आपने मिस कर दिया तो थोड़ी सी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। ओके गाइज, तो इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।